हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम अपना मेटल कटिंग में, जैसा कि सीरीज चल रही है मेटल कटिंग की, तो मेटल कटिंग में हमने मेटल कटिंग का जो बेसिक्स था उसके बारे में पढ़ाता था। सेकंड लेक्चर में हमने जो चिप फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। थर्ड वन, जो भी हम ऑर्थोगोनल कटिंग करते हैं उसके अंदर किस किस टाइप के फोर्सेस लगते हैं, कैसे कैसे फोर्सेस के एनालिसिस करते हैं, तो वो हम करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है मैकेनिक्स ऑफ ऑर्थोगोनल मेटल कटिंग, ठीक है, जिसको कि हम मर्चेंट सर्कल डायग्राम भी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या मेटल कटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस यूनिट में इस मर्चेंट सर्कल डायग्राम से या तो थ्योरी, ठीक है, जो डेरिवेशन होता है, या वो डेरिवेशन या इस पर एक न्यूमेरिकल आना ही आना होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनमें से थ्योरी या न्यूमेरिकल एक चीज़ आना ही आना होता है, तो इसको आप मस्ट समझिए, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इस तरह का टॉपिक है जो ज़्यादातर क्लासेस में हमको, जब क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो हमको इतना समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और एक दो बार अगर आप करके देख लेंगे, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप फोकस करिएगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हम इस जो इसकी डेफिनेशन क्या है मर्चेंट सर्कल डायग्राम की, या जो भी हम मैकेनिक्स है ऑर्थोगोनल मेटल कटिंग की, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ टूल, ठीक है। जैसे कि हमने माना ये कि हमने डायग्राम जैसे मैंने छोटा सा बना रखा है, इसमें क्या करा है हमने, कोई भी ये मटेरियल है हमारा, ठीक है, ये जो टूल हम क्या कर रहे हैं, इसकी कटिंग कर रहे हैं मेटल की। तो जो द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ टूल, तो इस जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे इस टूल पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटल कटिंग इज नेसेसरी, ठीक है, जरूरी होते हैं। थ्रू दी रिलेशनशिप अमंग द ऑल फोर्सेस, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करके हम क्या करेंगे, हैड बीन फाउंड इन द मर्चेंट सर्कल डायग्राम। मर्चेंट सर्कल डायग्राम ने क्या किया कि इस टूल पर, इस प्रोसेस में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सब के बीच में एक रिलेशनशिप जो है फाउंड करी, उनके बीच में एक रिलेशनशिप दी, जिससे कि हम फोर्सेस की वैल्यू को निकाल सकें, कितने फोर्सेस वहाँ पर लग रहे हैं, इन सब का एक एनालिसिस किया, ठीक है। तो मैं जंक्शन बताने से पहले मैं आपको सिंपली यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से जो है फोर्सेस यहाँ पर लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वर्क पीस है, ठीक है, ये हमारा टूल है, और ये हमारी क्या है, एक चिप है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं कि अगर ये टूल है, जब ये इसको काट रहा है, ठीक है, टूल क्या कर रहा है, इसकी मशीनिंग कर रहा है, तो यहाँ पर एक कटिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा। मैं आपको बना के इसीलिए और दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। चाहे तो मैं पहले से ही इस डायग्राम को बना लेता, लेकिन उससे आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है, एक कटिंग फोर्स लग रहा है। देखिए, आप जब यहाँ से कटिंग करेंगे, जब हम यहाँ पर टूल रखे इसकी कटिंग करेंगे, तो एक कटिंग फोर्स किस लग रहा है, इस डायरेक्शन में कटिंग फोर्स हमारा एक्ट कर रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, FC, इसको हम क्या बोल देंगे, कटिंग फोर्स, ठीक है। ये हमारा एक कटिंग फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं बात करूँ, ये शेयर जो हमारी चिप हो रही है, चिप फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, शेयर जोन से। तो जो यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, इस पर क्या लग रहा होगा, एक यहाँ पर क्या लग रहा होगा, एक FS। ये हमारा क्या लग रहा होगा, एक शेयर फोर्स लग रहा होगा। यस, इस पे क्या कर रहा होगा, एक शेयर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। थोड़ा सा यही थोड़ी दिक्कत होती है। ये हमारा एक शेयर फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। शेयर फोर्स एक्ट करने के बाद अगर हम देखें तो ये जो चिप और टूल में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। तो चिप और टूल आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये क्या लग रहा है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमने इसको मान लिया F, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एक काम कर रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, F, ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एक लग रहा है तो इस पर ये क्या लग रहा होगा, इस पर ये क्या लग रहा होगा, नॉर्मल भी काम कर रहा होगा। इस पर ये क्या काम कर रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स भी काम कर रहा होगा इसके परपेंडिकुलर। जो भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसके परपेंडिकुलर क्या काम कर रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स भी काम कर रहा होगा। अब मैं बात करूँ अगर कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ये जो कटिंग फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक क्या आता है, हमारा कटिंग थ्रस्ट फोर्स आता है। उसको मैं यहाँ पर जो है इसको शो करता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेके यहाँ पर
ये हमारा क्या लग रहा है, एक Ft। ये हमारा थ्रस्ट फोर्स लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। अब अगर बात मैं करूं कि इन इन दोनों की कि Ft और Fc, तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट फोर्स भी लगता है, ठीक है। एक रिजल्टेंट फोर्स भी लगता है जो कि थोड़ी डायरेक्शन हमारी क्या हुई, हल्की सी चेंज हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या लग रहा है, एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। किस किस के, Fc और Ft का क्या लग रहा है, एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। अगर मैं बात करूं Fs और Fc की, तो यहाँ पर भी एक रिजल्टेंट फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा जो कि क्या होगा, जिसकी वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगी, Fn होगी। ये क्या होगा, नॉर्मल टू शियर फोर्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल शियर फोर्स, क्योंकि ये जो शियर फोर्स हमारा लग रहा है इसके एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इतने सारे फोर्सेस जो होते हैं जो एक्ट करते हैं हमारी किसी भी मेटल कटिंग में, मैं इनकी जो भी नाम है मैं उनके लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले Fc है हमारा। Fc क्या है, कटिंग फोर्स है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ Ft की, तो Ft क्या है, थ्रस्ट फोर्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिर्फ F की, तो सिर्फ F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अगर मैं N की बात करूं तो N क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स। अगर नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स या नॉर्मल टू रेक सरफेस, इसको हम रेक फेस भी बोल सकते हैं, नॉर्मल ऑन रेक फेस, ठीक है। जो टूल का रेक फेस है उस पर भी इसको हम बोल सकते हैं। एफएस क्या है, ऐसा एफएस है हमारा शियर फोर्स। और अगर बात करें हम एफ एन की, तो एफ एन क्या है, नॉर्मल शियर फोर्स, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल शियर फोर्स। तो ये हमारे जो फोर्सेस हो गए जो कि हमने यहाँ इस डायग्राम में दिखाए हैं, तो इनके हमने क्या लिख दिए, नाम लिख दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस की, कि एजम्पशंस यहाँ पर क्या क्या लिए गए हैं। तो देखिए, कोई भी अगर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी इंजीनियर कोई थ्योरी देता है तो उसके बीच में एजम्पशंस होते ही होते हैं, क्योंकि बिना एजम्पशंस के कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो एजम्पशंस हमको लेने ही लेने रहते हैं। तो यहाँ पर एजम्पशन क्या लिया है कि द टूल इज परफेक्टली शार्प। जो हम टूल यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, परफेक्टली शार्प है। एंड देर इज नो कॉन्टैक्ट अलॉन्ग द क्लियरेंस फेस। जो इसका क्लियरेंस फेस है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या है, इनके बीच में क्या है, नो कॉन्टैक्ट, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है टूल में और जो भी हमारा अनमशीन्ड सरफेस है उसके बीच में क्लियरेंस जो है बराबर बना हुआ है, कोई भी उसमें क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा आता है द चिप डज नॉट फ्लो इधर साइड। चिप क्या कर रही है, चिप इधर उधर जो है फ्लो नहीं कर रही है। चिप क्या कर रही है, सीधे उस पर जो उसका शियर जोन है, शियर जोन के साथ साथ ऊपर की तरफ चिप फ्लो कर रही है। द अनकट चिप थिकनेस इज कांस्टेंट। जो अनकट चिप थिकनेस है, मतलब कि जो ये वाली जो डिस्टेंस है, जो अनकट चिप थिकनेस है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि जो हमारा जो चल रहा है टूल, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, इधर उधर नहीं वेरी कर रहा है उसका। तो जो अनकट चिप थिकनेस है हमारी, वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी। वर्क मूव्स विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जो हमारा टूल है, यहाँ पर जो वर्क बोला गया है वो टूल को लिए बोला गया है। तो टूल जो है हमारा वो कैसे कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा 10 मीटर पर सेकंड बढ़ लिया, फिर 20 मीटर पर सेकंड बढ़ लिया, ऐसा नहीं है। टूल हमारा क्या कर रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है। चिप प्रोड्यूस्ड विदाउट BUV, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था बिल्टअप एजेस के विदाउट बिल्टअप एजेस क्या हो रही है, चिप प्रोड्यूस्ड हो रही है। और अगर मैं आपको बात बता दूं, जो चिप प्रोड्यूस्ड होंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस्ड होंगी और विदाउट BUV होंगी, कोई भी बिल्टअप एजेस यहाँ पर फॉर्म्ड नहीं होंगी, ठीक है। कंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस्ड होगी। एंड सबसे लास्ट अगर मैं बात करूँ तो क्या है, स्ट्रेसेस ऑन शियर प्लेन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी स्ट्रेसेस हैं यहाँ पर, जो भी स्ट्रेसेस हैं वो कैसी हैं, यूनिफॉर्म है, ठीक है। जो शेयर प्लेन पे जो भी स्ट्रेसेस हमारी आ रही हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। इस पर अगर मैं ये जो दे रखा है वर्क मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर जो हमारी चिप होती वो अगर अनकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होती, टूट रही होती, तो क्या होता, हमारा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी नहीं हो रह पाती, हमारी जो वेलोसिटी वो धीरे धीरे क्या करती,
बार बार डिफर होती है, ठीक है, चेंज होती। तो क्योंकि हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस चिप माना है, प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो हमारा जो वर्क है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे एजम्पशंस। इसके बाद हम जो भी फोर्सेस लगते हैं इनके बारे में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक सर्किल बना रखा है यहाँ पर पहले से, क्योंकि मुझसे सर्किल थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है तो सिंपली यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो हमारा हम जैसे वर्क पीस बनाते थे, जिस तरीके से वर्क पीस हम बनाते थे ठीक उसी तरीके से वर्क पीस यहाँ पर भी बनाया है। जैसे जैसे हम चिप का फॉर्मेशन करते थे, चिप हमने निकाल के एक टूल बनाया है और बस सिंपली एक हमने क्या करा है, यहाँ पर सर्किल फॉर्म कर लिया है पहले से ही, ठीक है, एक सर्किल फॉर्म कर लिया है। अब अगर हम देखें जो हमने अभी फोर्सेस की वैल्यू हमने जैसे कि कंसीडर की थी, अगर हम उन सब की वैल्यू को अगर अभी देखें इस डायग्राम में, तो जैसा हम देखते हैं कि ये जो लग रहा है ये क्या जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है FC, ठीक है। यहाँ पर हम एरो ना बना के सिंपली यहाँ पर ही एक एरो बना देते हैं। ये हमारा क्या है, कटिंग फोर्स है, ठीक है, ये हमारा कटिंग फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, ये कटिंग फोर्स वर्क कर रहा है। अब अगर मैं बात करूँ ये हमारा कौन सा फोर्स है, ये हमारा फोर्स है FS, जो हमारा शेयर फोर्स लग रहा है। अब देखिए ये शेयर फोर्स हो गया। शेयर फोर्स होने के बाद अगर हम बात करें जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था उसकी अगर मैं सीधी लाइन खींचूँ तो वो कहाँ पर लगता है आके, वो कुछ इस तरीके से लगता है। जैसे कि हम डॉटेड लाइन पहले थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, फ्रिक्शन फोर्स, ओके। अब अगर मैं बात करूं जो हमारा यहाँ पर जो लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो थ्रस्ट फोर्स कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा गैप बनाना होगा इस दोनों के बीच में, थोड़ा सा गैप क्या होता है हमको, जिससे कि आपको क्या हो, समझने में आसानी रहे, ठीक है, समझने में आसानी रहे, इसीलिए थोड़ा सा गैप हम इसमें एक्स्ट्रा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, ज़्यादा आपको समझने में आसानी रहेगी, है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स हो गया। अब यहाँ पर एक क्या लग रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा था फ्रिक्शन फोर्स पे। तो नॉर्मल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स भी इस पे एक नॉर्मल मैं अगर खींच दूं तो वही नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। अब यहाँ इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट भी वर्क कर रहा था, जो कि एक रिजल्टेंट वर्क कर रहा था जिसकी वैल्यू क्या थी, R, ठीक है, और एक हमारा नॉर्मल फोर्स वर्क कर रहा था, एक हमारा नॉर्मल फोर्स वर्क कर रहा था जिसकी वैल्यू क्या थी, FN, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम हो गया, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही इसको हमने बनाया था। अब मैं अगर एक चीज़ मैं आपसे इजाज़त मांगूं कि मैं बाकी का जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल बना हुआ है उसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, वो मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए बनाया था। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्क पीस था एक्सेसिव, क्योंकि अब हमें सिर्फ इतने से ही काम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। ये सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। ये इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और इसको हम मिला देंगे। सिर्फ यहाँ पर हम क्या रहने देंगे, ये भी चिप को भी हमारा कोई काम नहीं है, चिप को भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमारा ये हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा फ्रिक्शन जो भी टूल हमारा वर्क कर रहा है। अब देखिए रैक एंगल हमने जो वैल्यू बताई थी रैक एंगल की, वो क्या होती है, जो भी हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है उससे रैक फेस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अल्फा। अगर ये अल्फा है तो इसकी भी क्या वैल्यू होगी, अल्फा ही होगी, सिंपल, ठीक है, इसकी भी क्या होगी, सिंपल अल्फा वैल्यू होगी। देखिए इन दोनों के फोर्सेस में R और N, इन दोनों के फोर्सेस के बीच में जो एंगल बनना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बीटा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है। अब बीटा की बात अगर हम करें तो जो FS यहाँ पर जो एंगल बनता था वो एंगल कितना बनता था, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये हमारा क्या होता था, फाई, शेयर एंगल, ठीक है, ये हमारा क्या बनता था, शेयर एंगल, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी,
ठीक है, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये बीटा है और ये हमारा कितना है 90 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना बन जाएगा 90 माइनस बीटा, है ना। ये हमारा अगर 90 है और ये हमारा बीटा है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस बीटा। अब अगर मैं पूरे की बात करूं, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पूरा एंगल हो गया, इससे लाइनें सीधी नहीं खींचती हैं, ये हमारा एक पूरा एंगल हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ से कि इसमें दो ऐसे ऐसे लाइन खींची हुई है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है अल्फा और इसकी वैल्यू क्या है 90 माइनस बीटा, और पूरे की वैल्यू क्या है 90। तो अगर मैं इस एंगल को निकालने की अगर बात करूं तो इस एंगल को मैं मान लेता हूं कुछ भी x मान लेता हूं, ठीक है। अब प्लस अगर हम ऐड करें 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, और इक्वल क्या होगा 90 डिग्री के, ये हमारा एंगल कितना है 90। अगर हम तीनों एंगल को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होगा 90 के, तो मैं 90 से 90 कैंसिल कर दूं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी बीटा माइनस अल्फा, सिंपल ना, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी बीटा माइनस अल्फा। तो मतलब कि इस ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो एंगल आप समझ गए होंगे सारे, ये हमारा एंगल हो गया बीटा, ये हमारा हो गया 90 माइनस बीटा, ये हमारा हो गया अल्फा और ये हमारा क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा, और वो तो है ही फाई, ठीक है। तो हमारे सारे एंगल, हम जो भी एंगल हम यहाँ पर निकालना चाह रहे थे, हमारे सारे एंगल की वैल्यू क्या आ गई है निकल के आ गई है। मैं समझता हूँ आपको भी समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं इनको कुछ ना कुछ नोटेशंस दे देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको क्या दे दिया ए, यहाँ पे इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी और इसको क्या बोल दिया ई, ठीक है। नोटेशंस भी हमने दे दिए हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, कौन सा हो गया ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं और अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं कॉस बीटा की, कॉस बीटा की, तो वैल्यू क्या निकलेगी कॉस बीटा की। अगर मैं वैल्यू निकालने की बात करूं तो सिंपली कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बी अपॉन, ठीक है, सी बी अपॉन ए सी। सी बी की वैल्यू कितनी है एन, और हमारा जो है ए सी की वैल्यू कितनी है आर, ठीक है। सिंपल हमारा कॉस बीटा की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से अगर मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, साइन बीटा की भी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वो कुछ कितनी आएगी साइन बीटा, मतलब कि ए बी और अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी एफ और ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर। अगर यहाँ से मैं सिंपली एन की वैल्यू निकालूं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती है आर कॉज बीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और यहाँ से अगर मैं एन एफ की वैल्यू निकालता हूँ तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाती है आर साइन बीटा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी की बात हो गई। अब अगर मैं ट्रायंगल ए सी डी की बात करता हूँ, ठीक है, ए सी डी की बात करता हूँ, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी की बात करता हूँ। अगर मैं ए सी डी की बात करूँ, अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ कॉस बीटा माइनस अल्फा की, ठीक है, कॉस बीटा माइनस अल्फा की अगर मैं वैल्यू अपॉन ए सी, ठीक है, आधार बटे करण। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मेरी बात को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कॉस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू आधार बटे करण। क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया हाइप हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी। ए डी की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी होगी एफ सी, और अगर हम ए सी की वैल्यू बात करें तो वो कितनी हो जाएगी आर। तो अगर मैं यहाँ से एफ सी की वैल्यू निकाल लूँ सिंपली तो वो कितनी हो जाएगी आर कॉज बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये हम इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें 3। अब अगर हम बात करें साइन बीटा माइनस अल्फा की, ठीक है, साइन बीटा माइनस अल्फा की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी,
सिंपल है ना, बिल्कुल। सी डी की वैल्यू क्या है एफ टी और ए सी की वैल्यू क्या है आर। देन अगर मैं एफ टी की वैल्यू निकालूं तो एफ टी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से आर साइन बीटा माइनस अल्फा, जो कि क्या है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमारे चार फोर्सेस के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के फॉर्म में हमारा क्या आ गया है, हमारा चारों फोर्सेस की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसके बाद हम अगर किस ट्राइंगल को एज्यूम करें, हम ट्राइंगल एज्यूम करते हैं ए सी ई में। ठीक है, ट्राइंगल किस में, ए सी ई में, ए ई सी में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ई सी में, ठीक है, ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी में अगर मैं साइन ई सी की अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल कितना हो जाता है, साइन फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा, फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एंगल फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा हो जाता है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा एफ सी, ये हमारा हो जाएगा एफ एस, ये हमारा हो जाता है आर। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से अगर हम बात करें तो साइन फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा जो भी हमारा ए ई है, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ए ई अपॉन ए सी। तो ए ई की बात अगर हम करते हैं ए ई की, तो ए ई हमारा कितना आता है, सॉरी हमारा जो साइन फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा एफ सी। एफ सी हमारा कहाँ पे है, सॉरी सी अपॉन ए सी। ई सी की वैल्यू हमारी कितनी है, एफ एन अपॉन आर। अगर यहाँ से मैं एफ एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो वो कितना आता है, आर साइन फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब मैं कॉज की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, कॉज फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो कॉज फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा की निकालने की बात करता हूँ तो कितना आता है, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ए ई की वैल्यू हमारी कितनी है एफ एस की, और ए एस की वैल्यू हमारी कितनी है आर। देन अगर मैं एफ एस की बात करूँ तो एफ एस हमारा निकल के आता है आर कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। तो हमने क्या किया, हमने एंगल्स के थ्रू हर फोर्स की वैल्यू निकाल ली, एन की, एफ की, एफ सी की, एफ टी की, और एफ एन की, और एफ एस की। तो हमने क्या करा कि अगर हमको एंगल्स पता हो और रिजल्टेंट की वैल्यू भी पता हो, अगर रिजल्टेंट की वैल्यू भी नहीं पता होती है तो, अगर रिजल्टेंट की वैल्यू भी नहीं पता होती है तो, अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 अगर डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 2 से अगर इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आती है, आर साइन बीटा अपॉन आर कॉज बीटा अपॉन क्या आ जाता है हमारा एफ अपॉन एन। ठीक है, आर से आर क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, साइन बीटा अपॉन कॉज बीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है, टेन बीटा की वैल्यू अपॉन एफ अपॉन एन, और टेन बीटा तो हमको मालूम है किसके इक्वल होता है, म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एक ये रिलेशन हमारा निकल के आ जाता है, म्यू इजिकल्स टू टेन बीटा इजिकल्स टू एफ अपॉन एन। हमने सारे फोर्सेस की क्या की, एनालिसिस की कि कैसे कैसे हमारे सारे फोर्सेस हमारे निकल कर आएंगे। मैं सबको क्या करता हूँ डिब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि ये निकल के ना भाग जाएं। ठीक है, सारे फोर्सेस को क्या करता हूँ डिब्बे में बंद कर देता हूँ। ये हमारी एफ एस की वैल्यू, एफ सी की वैल्यू, ये हमारी एफ टी की वैल्यू, ठीक है, ये हमारी एफ एन की वैल्यू, ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी एफ एस की वैल्यू। ठीक है, तो सारे फोर्सेस की हमने जो भी यहाँ पर फोर्सेस की वैल्यू की थी, हमने सारे फोर्सेस की वैल्यू क्या कर ली है, निकाल ली है। तो यही था हमारा मर्चेंट सर्कल डायग्राम, जिसमें कि हम फोर्सेस के एनालिसिस कर रहे थे। इसके आगे हम जो भी वेलोसिटी के एनालिसिस और जो भी टूल्स लाइफ वगैरह के जो भी आगे हमारे टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस अच्छे से आपने इस जो भी ये टॉपिक था मर्चेंट सर्कल डायग्राम, इसको आप एक बार अच्छे से देखना वीडियो को। ठीक है,
फिर एक बार खुद करके देखना, अगर कहीं पे मिस्टेक आए तो वीडियो को दोबारा से देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं इन्हीं फार्मूलाज पे जो है बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो देखते रहिए यूनिवर्सिटी एकेडमी, और जो भी हमारी सीरीज चल रही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, इसको आप कंटिन्यू करिए, अपनी पढ़ाई को अच्छी रखिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस पूरी वीडियो में, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी वहाँ से आप इसके हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक